पुनः एक बार हम इस वृहद द्रव्य संग्रह नामक द्रव्यान योग के ग्रंथ में करणान योग का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तविकता में यह वृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ द्रव्यान योग का ग्रंथ कहा जाता है, किंतु आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जहाँ पर मात्र संवर तत्व का व्याख्यान और उसके प्रत्ययों के बारे में आचार्य भगवान ने लिखा था, उसका विस्तार से वर्णन करते हुए यहाँ करणान योग की पद्धति में सविस्तृत वर्णन में पहुँच चुके हैं। सामान्य रूप से कथन किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह विस्तृत कथन जो किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं मेरे भावों की विशुद्धि का कारण बनता है, और वही भावों की विशुद्धि मुझे संवर का कार्य कराती है। इसलिए यहाँ पर इतने विस्तार पूर्वक आचार्य भगवान ने इस लोक भावना के अंतर्गत पहले अधोलोक का वर्णन किया, अब मध्यलोक का वर्णन करते हुए जहाँ अनेक असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन किया, वहीं अब जम्बूद्वीप की विशेषता बतलाते हुए उसके अंतरंग की सारी पर्वत, नदियाँ, तालाब आदि का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो जम्बूद्वीप है, इसे आप कह सकते हैं कि जिन दर्शन में जो आप वर्तमान में खोजें देख रहे हैं, वे भी यही कर रहे हैं कि पूरा जगत कैसा है। इस प्रकार की खोजें आज भी हो रही हैं और वैज्ञानिक इसी खोजों में लगे हुए हैं, अन्वेषण में लगे हुए हैं कि कौन सी जगह कैसी है, चाहे वह हिमालय की श्रेणियां हों अथवा अटलांटिक क्षेत्र हों अथवा अनेक ऐसे जगह समुद्र या द्वीप हों, उनको खोजने का प्रयास जारी है। लेकिन जो वर्तमान का भौगोलिक स्थिति दिख रही है, वह भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन संपूर्ण जगत की भौगोलिक स्थिति अगर कहीं जानना है तो आपको जिन दर्शन की इस करणान योग से मिलना पड़ेगा, जहाँ लोक अलोक की व्यवस्था बताई गई है। इसलिए अभी जो चल रहा है, जैसे अगर कहा जाए तो जियोग्राफी, कॉस्मोलॉजी, ये सारी वर्णन अभी यहाँ पर चल रहा है। जो बच्चों को अगर इसी बात को जियोग्राफी के नाम से पढ़ाया जाए कि इस पूरे क्षेत्र का कैसा भौगोलिक स्थितियां हैं, उस सब को पढ़ाया जाए। यहाँ भौगोल को पढ़ाने के साथ भौगोलिक स्थितियों का भी वर्णन आएगा। जय कुमार जी, भूगोल को बताने के बाद भौगोलिक स्थितियां किन क्षेत्रों की कैसी रहती हैं, कितना परिवर्तन होता है जलवायु, आकाश में, कहाँ पर 6 महीने सूरज उगता है, कहाँ 6 महीने अंधेरा रहता है, ऐसा भी जैसे वो खोज रहे हैं ऐसे यहाँ भी बताया जाएगा कि 6 कालों का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है और सारी कर्म भूमि की व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होते होते बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए 6 कालों में जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वह काल के साथ परिवर्तित होती हैं, और कुछ जगह ये भौगोलिक स्थितियाँ स्थिर रहती हैं। इसलिए वहाँ पर जो जीवन पद्धतियाँ हैं वो सामान्य रूप से एक सी बनी हुई होती हैं। इस बात को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी यहाँ जो हमने 7 क्षेत्रों का वर्णन पढ़ा है, भरत, हिमवत, हरि, विदेह, हिरण्य, ऐरावत, ऐसे जो 7 क्षेत्र कहे गए हैं, इन 7 क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में तो भौगोलिक परिस्थितियां चेंज होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, जीवन पद्धति है, वह परिवर्तित होती है। जैसे आप वर्तमान की अपेक्षा देखें तो हमारे जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, जो भारतवर्ष में शीतोष्ण क्षेत्र हैं, वहाँ के जीवन पद्धतियों में, भोजन पान में, रहन सहन में अंतर होगा, और जो अति शीत अथवा अति उष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर पद्धतियाँ भिन्न तरीके से, लोग जीने का तरीका अलग है, वहाँ के सारी व्यवस्थाएं अलग हैं। ऐसे ही यहाँ जो क्षेत्रों की व्यवस्थाएं हैं
वह भी बहुत बार परिवर्तित होती हैं, और वह किस पर निर्धारित होती हैं? वह आपकी वर्तमान भौगोलिक स्थितियों से जीवन पद्धतियों में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए भरत और ऐरावत क्षेत्र जो हैं वहाँ तो ये भौगोलिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, और उसके कारण से जीवन पद्धति में बहुत उतार चढ़ाव और परिवर्तन दिखाई देता है अवसर्पणी और उत्सर्पणी में। जैसे यदि इतनी गर्मी नहीं होती थी पहले, तो आपको एसी की आवश्यकताएं नहीं पड़ती थी। पहले जो था वह कैसा क्षेत्र था? इतनी उष्णता को लिए हुए क्षेत्र नहीं था, इसलिए वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती थी आपको ठंडे चीज़ों की। लेकिन अब अत्यधिक गर्मी वातावरण में होती जा रही है, तो आप उस प्रकार की प्रक्रिया से जीवन यापन करने लग गए। बस ऐसी ही कुछ पद्धतियाँ, जब काल का परिवर्तन होता है, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में ये भौगोलिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, तो रहन सहन की पद्धतियाँ भी परिवर्तित हो जाया करती हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से हम, क्योंकि 7 क्षेत्रों की बात कर रहे थे, 7 क्षेत्रों में किस प्रकार से कौन सी व्यवस्थाएं रहती हैं, यह अभी आगे वर्णन करने जा रहे हैं। इसे आज थोड़ा जल्दी लेते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ने बहुत अधिक विस्तार से यहाँ कथन किया है। तो हमने तो सामने देखिए, जब चित्र होता है, अगर रमेश पंडित जी आपको मगध का ज्ञान करना हो, तो मगध में कैसे लोग रहते हैं, मगध में क्या बोली बोली जाती है, मगध में कैसा रहन सहन होता है, किस प्रकार का भोजन पानी होता है, इसको यदि आपको जानना है तो बहुत सारे पुस्तकों को हो सकता है आपको पढ़ना पड़ जाए, तब जाके आप कहीं मगध की स्थिति को समझ पाएंगे। लेकिन यदि मगध घूम के आ जाए तो एक दिन में आप सब समझ जाएंगे कि देखो मगध में ये चीज़ें होती हैं और ये इस प्रकार से लोग रहा करते हैं, ये क्षेत्र मगध कहलाता है। अगर पढ़ना हो तो बड़ा समय लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो विस्तार दिया गया है ये पढ़ने की अपेक्षा से, लेकिन जब मैं आँखों से देख लेता हूँ वो विस्तार, तो बहुत आसान हो जाता है। जो मैंने यहाँ पर देखा, जो मैंने यहाँ देखा उसी का विस्तार यहाँ पर किया गया है। अभी मैंने 7 क्षेत्र 6 पर्वतों से बटे हुए देखे थे, हिमन, महाहिमन, निषद, नील, रुक्मिण, शिखरिणी। किस प्रकार ये वर्षधर पर्वत थे, और पूर्वापरायता अर्थात पूर्व से लेकर पश्चिम तक समुद्रों तक इसकी सीमाएं थीं। इनके 6 से 7 भागों में विभाजन भी देख लिया था, और यह भी जान लिया था कि इन पर्वतों पर 6 तालाब हैं। ये तालाब बिल्कुल स्पष्ट ऊपर ऐसे तालाब हुआ करते हैं। आप यदि कुंदाद्री पर्वत कभी गए हों, जहाँ से यह उल्लेख मिलता है, कर्नाटक में एक कुंदाद्री पर्वत है, और वह कुंदाद्री पर्वत पर महावीर भैया ऐसा कहते हैं कि आचार्य कुंद भगवान जब विदेह से आए थे तो वह कुंदाद्री पर्वत पर ही आए थे, और आज भी वहाँ पर बहुत ही सुंदर जिनालय बना हुआ है, और उस जिनालय के बाजू में बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है। और वह तालाब का यह नियोग है कि वह कभी सूखता नहीं है, उसमें पानी हमेशा, जबकि पर्वतों पर पानी धूप पड़ना है और पानी कभी सूखता नहीं। और कर्नाटक के जो आप वातावरण और मौसम देखेंगे, वहाँ पर हरियाली जिस तरह से है, और वह अत्यंत ही अच्छा मौसम जिसे कहते हैं उस तरह का बना होता है। वहाँ पानी कभी सूखता नहीं है। अर्थात छोटे से तालाब है, बहुत बड़ा तालाब नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है। लेकिन पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन पानी कभी सूखता नहीं है। ऐसे ऐसे स्रोत तालाब रहते हैं। ऐसे ही यहाँ 6 पर्वतों पर जो 6 तालाब कहे गए हैं, ये शाश्वत हैं। ये कभी भी इनमें पानी खत्म नहीं होता है, और तालाबों से ही नदियों का विस्तार हुआ करता है। अमरकंटक में आपने कभी गए हों, आचार्य भगवान बहुत रहे, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज अमरकंटक में रहे, और अमरकंटक में 3 नदियों का उद्गम कहा जाता है। 3 नदियों का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा जो बहुत विशालता को धारण करती है पूरे मध्य भारत में, जिसकी स्थान है, अगर उसका उद्गम स्थान देखें तो बहुत पतली सी धार के रूप में वह नदी प्रारंभ होती है। आपके नल में जितना पानी आता है उतना ही वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है।
लेकिन वह जब नीचे तक आती है, पर्वतों से उतर के नीचे तक बहना प्रारंभ होती है, तो वही विस्तार को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही का ऐसा जैसा वर्तमान में दिखाई दे रहा है, बस वर्तमान में हमने कहा हमारी बुद्धियां छोटी हो गई, तो हमें बड़ी चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही हैं, छोटी चीज़ों को ही हम बड़ा मान बैठे हैं। कल हमने बात की थी इस बात पे कि मुंबई दूर है कि मुंबई पास है। रमेश पंडित जी, मुंबई दूर है ना? मुंबई दूर है, मुंबई दूर है, अमेरिका दूर है। जब आज से 50 साल पहले बैलगाड़ी से जाया जाता था तब मुंबई दूर था, और अभी वायुयान से जाया जाता है तो मुंबई पास है। तो मुंबई दूर है कि मुंबई पास है? बस आपकी गति परिवर्तित हो गई तो आपको मुंबई दूर और पास में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अब वही दूर वाला मुंबई पास। ऐसे ही जब मेरी बुद्धि का विस्तार हो जाया करता है, बुद्धि की विशालता मेरे अंदर आ जाया करती है, तो जम्बूद्वीप की संरचना मुझे बड़ी नहीं लगती। जब मुझे मध्यलोक की संरचना मुझे बड़ी नहीं लगती, मुझे अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की संरचना में कोई बहुत विशालता दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेरी बुद्धि की विशालता इतनी अधिक हो जाती है कि यह सारा वस्तु व्यवस्था ऐसी है, ये तो परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन मुझे अकल्पनीय लग रहा था। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे ऐसा कह देता था कि ठीक है, होगा, मुझे क्या। लेकिन अब मैंने यह समझ में आने लगा कि मैं जो ये गणना दी हुई है वह बिल्कुल वास्तविक है। इसलिए अब यहाँ पर नदियों का वर्णन जो आचार्य भगवान ने प्रारंभ किया, यहाँ पहली चीज है पर्वत, 6 पर्वतों का व्याख्यान आचार्य भगवान ने कहा, और उसमें 14 नदियां प्रवाहित होती हैं। 6 से कितनी निकलना है? 14 नदियां निकलना है। तो जो देखिए सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे, जैसे कहें दक्षिण और ऊपर नीचे नहीं है, ऐसा नहीं देख लेना आप, नहीं तो पृथ्वी को ऐसा मान ले। ये पृथ्वी जो दिखाई दे रही है जम्बूद्वीप, ये थाली के आकार का है। तो दक्षिण दिशा की ओर जो भरत क्षेत्र और हिमवत क्षेत्र को मध्य में जो पर्वत है उसका नाम हिमवत है। यानी आप अगर हो तो उसको वहाँ से लेके और दिखा सकते हैं कि हिमवत और भरत क्षेत्र के मध्य में जो हिमवन पर्वत है उसके बीच में पद्म नाम, देखिए जो तालाब दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे बीच में आइए, ये नीचे, हाँ ये देखिए, ये हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत के मध्य जो जानते हैं आप, शांतिलाल जी आप थोड़ा, अब यहाँ पर पद्म तालाब, 14 नदियां निकलना है, तो पद्म तालाब से कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। एक बात यहाँ जाने कि इसको जानने से क्या होगा। इसको जानने से ये होगा कि जैन दर्शन की विशालता आपको बोध होगा, क्योंकि मैंने एक दिन आपको दृष्टांत दिया था, जब किसी गुरु के शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे भंते, क्या स्वर्ग नरक होते हैं? क्या ये जम्बूद्वीप कहाँ है? ये पर्वत और ये सब का वर्णन मैं सुन के आ रहा हूँ भगवान महावीर के शिष्यों से, तो ये क्या सत्य है? तो उनके गुरु ने क्या कहा था? ये तुम्हारी साधना में विघ्न के कारण है, इनसे तुम्हारी साधना सधने वाली नहीं है, इनसे तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तुम तो अपनी साधना करो जिससे तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो। अब बताइए, साधना, और जिनेंद्र भगवान से जब प्रश्न किए गए तो जिनेंद्र भगवान ने, महावीर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुम्हें तो अध्यात्म में लीन होना चाहिए, ये तो बाह्य वस्तुएं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने इसलिए प्रारंभ किया जय कुमार जी कि करणान योग अध्यात्म में ले जाता है, और आप देख रहे हैं चरणान योग की पद्धति में करणान योग का प्रवेश, संवर भावना अध्यात्म का कहा है ना, संवर भावना जो है वह शुद्धोपयोग से कहा गई, और शुद्धोपयोग की भावना में ये क्या लोक चिंतन हो सकता है? हाँ, अब ये बड़ा गहरा विषय आ गया। रमेश पंडित जी, संवर को आचार्य भगवान ने स्वयं ने शुद्धोपयोग कहा था,
और फिर ये 12 भावनाएं रख दी, वो संबर का कारण कह दी, तो क्या सामान्य 12 भावनाएं जैसी आप पढ़ते हैं उससे संबर होता है क्या? कौन सी लोक की यह चिंतन धारा 12 भावनाओं के अंतर्गत चलने पर भी जीव उस विशुद्धता को प्राप्त करता है जो उसकी संजलन कषाय की मंदता का कारण होती है। समझ रहे हैं? शुद्ध उपयोग की वह धारा, शुद्ध उपयोग किस तरह से होता है? तो संजलन कषाय की मंदता में शुद्ध उपयोग बनता है। संजलन कषाय की तीव्रता होती है, प्रमाद स्थिति होती है, तब वह छठा गुणस्थान बनता है। और जय कुमार जी 7वें गुणस्थान के लिए शुद्ध उपयोगी जो मुनिराज हैं उनकी संजलन की मंदता और प्रमाद रहित अवस्था वह 7वें गुणस्थान का कारण है। सिद्धांत अपेक्षा, सिद्धांत अपेक्षा। तो ये सिद्धांतों का अध्ययन क्या मेरी संजलन कषाय की तीव्रता को मंद करता है और प्रमाद से रहित करता है? बिल्कुल सत्य है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे, इसलिए करणान योग को तो बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब बुद्धि प्रवेश कर जाती है तो प्रमाद को स्थान नहीं रहता। या तो पूर्ण प्रमाद हो जाएगा महावीर भैया, या तो आदमी सोएगा और जिसको आनंद आने लग जाएगा उसकी एक पल के लिए भी प्रमत्त अवस्था नहीं हो सकती। जैसे मैथमेटिक्स में जिसको आनंद आता है, अच्छी गहरी मैथमेटिक्स गणितीय पद्धति है तो बड़ा प्रवेश होता जाए तो बहुत बस इससे उससे उससे आगे आगे बढ़ता जाएगा और बिल्कुल भी प्रमाद नहीं आएगा, नींद नहीं आती। बच्चे अगर कुछ लिखने का कार्य ऐसे गणितीय पद्धति कर रहे हैं और जहां गणित पद्धति में अटक गए तो नींद तो आती है, प्रमाद आता है और नींद भी नहीं आती। रात भर वो गणितीय पद्धति दिमाग में, जय कुमार जी जब गणित के आधे प्रश्न करके सो जाते थे तो पूरी रात भर वह गणित का प्रश्न ही मस्तिष्क में रहता था। इसलिए ये रात में सोते सोते भी अप्रमत्त करके रखता है। करणान योग का ये सूक्ष्म विषय आपके मस्तिष्क को हिला देता है और आपको अर्धरात्रि में भी ऐसी चिंतन धारा में ले जाता है जो आपके लिए अनेक प्रकार से संजलन की मंदता का कारण बन जाते हैं। इसलिए अंतर्मुदत में छठा 7वां गुण स्थान जब बनता है वह कहीं ना कहीं इस धारा में प्रवेश होके, तत्व के चिंतन की धारा में प्रवेश होके, लोक के चिंतन की धारा में प्रवेश होके वह मुनिराज अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं।